Hello everyone. Continuing with our chapter that is microbes in human welfare. Today we will discuss about antibiotics. इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं जितने भी माइक्रोब्स हैं उनमें से जो माइक्रोब से हमें बेनिफिट होता है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बहुत सारे बेनिफिट्स प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया किस तरह से माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया किस तरह से बेकर इंडस्ट्री और ब्रीवर इंडस्ट्री दोनों में माइक्रोब्स हमें बेनिफिट कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर अस। तो क्या होती हैं एंटीबायोटिक? एक वेल नोन टर्म है एंटीबायोटिक, हम सभी जानते हैं। जब भी हमें कोई डिजीज़ होती है तो उस टाइम पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डॉक्टर हमें कोई ना कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करके देता है। एंटीबायोटिक्स के बारे में हम पहले भी जानते हैं, दीज आर बेसिकली एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, which antibiotic was discovered for the first time, who discovered antibiotic for the first time, and at last we will discuss about the use of antibiotics. So let's start with antibiotics. Now let's start antibiotic. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? डेफिनेशन की हम बात करें, व्हाट इज एंटी? एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। तो इट मीन्स जो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वर्ड बनती है दैट इज अगेंस्ट लाइफ। बट ऐसा नहीं है। जो एंटीबायोटिक्स हैं ये अगेंस्ट लाइफ जो है सिर्फ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए ही है। जो इसकी डेफिनेशन हमें लगती है दैट मीन्स अगेंस्ट लाइफ, तो ये स्पेशली विद रेफरेंस टू डिजीज कॉजिंग माइक्रोब के लिए ही सूटेबल बैठती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें दे आर प्रो लाइफ, दैट इज लाइफ एनहांसिंग केमिकल्स और ड्रग्स, ये हमारे अगेंस्ट नहीं होती हैं। इट मीन्स दीज आर यूजफुल फॉर अस। Now, what is the correct definition of antibiotic? These are chemical substances which are produced by some microbes that can kill or retard the growth of other microbes. Means ये वो chemical हैं जो कोई microbe बनाता है, production करता है और ये किसी और microbe की growth को कम कर सकते हैं या उस microbe को kill कर सकते हैं. That is antibiotic. तो अब बात आ जाती है कि एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक हमें आज भी पता है, ए वेल नोन एंटीबायोटिक दैट इज पेंसिलिन। पेंसिलिन वो एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। इसकी जो डिस्कवरी थी इट वाज अ बाई चांस डिस्कवरी। ये डिस्कवरी किसने की थी? बहुत ही नाम है इनका, ये हमारे फेमस जो है साइंटिस्ट हैं दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका बहुत बड़ा रोल था इन द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे आपको एक मैं इमेज शो कर रही हूँ जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे। आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं एंटीबायोटिक द फर्स्ट जो एंटीबायोटिक पेंसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं दैट इज ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो द पेंसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। इट वाज डिस्कवर्ड in 1928 by Alexander Fleming. He was a Scottish scientist working in St. Mary Hospital, London. Fleming discovered that mold from a penicillin fungus that had antimicrobial or antibacterial properties. This antibiotic was named penicillin after the fungus. फंगस के नाम पे ही इसका नाम दिया गया था। तो इन्होंने डिस्कवरी की थी सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक की जिसने आगे जाके बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बहुत सारी ऐसी डिजीजेज जो कि अनक्योरेबल थी तो उनका क्योर पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ पे
यहाँ पे आपको आगे मैं डिटेल बताऊंगी। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो एक रिसर्च कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर, दैट इज स्टेफाइलोकोकस। नाम याद रखना है आपने, स्टेफाइलोकोकस। उनके ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो अनवॉश्ड पेट्री डिशेस थी, उसमें एक फंगस, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फंगस ग्रो कर रही थी। और जहां जहां वो फंगस ग्रो करती थी, उसके नियरेस्ट कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता था। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया कि दिस fungus is producing some chemical which inhibits the growth of these bacteria and later on named as penicillin। ठीक है, आफ्टर द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। तो आपने ये याद रखना है। तो आगे करते हैं हम। तो जो पेनिसिलिन इन द रोल ऑफ फ्लेमिंग इन द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक, अब हम देखते हैं इन्होंने कैसे डिस्कवरी की थी। Alexander Fleming was working on the culture of Staphylococcus bacteria. He saw a fungus or mold growing in his unwashed petri dishes of culture और कल्चर प्लेट्स। जो पेट्री डिशेस थी या कल्चर प्लेट्स थी, उनमें एक फंगस ग्रो हो रही थी। तो उसने क्या देखा कि जो स्टेफाइलोकोकस है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था उस मोल्ड के नियर। तो उन्होंने देखा कि ये जो मोल्ड थी, ये एक केमिकल सिक्रीट कर रही थी, जो कि क्या नाम था उस केमिकल का, पेंसिलिन। तो उन्होंने कहा कि एक केमिकल सिक्रीट कर रही है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया उसके नियरेस्ट ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने उस केमिकल को नाम दिया पेंसिलिन, आफ्टर द मोल्ड पेंसिलियम दैट इज नोटेटम, ओनली सिंगल एन, दैट इज नोटेटम, दैट इज पेंसिलियम नोटेटम। ये आपने साइंटिफिक नेम इसका याद रखना है, दैट इज पेंसिलियम नोटेटम। अब यहाँ पे एक दिक्कत थी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका एंटीबायोटिक जो पोटेंशियल था, इसके बारे में ये डिस्कवर नहीं कर पाए कि हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसका आगे जो डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पोटेंशियल ऑफ पेंसिलिन, ये किसने किया? तो आपको मैं इनकी इमेज दिखाना चाहती हूँ। हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, आप इमेज देख पा रहे हैं, जिसमें दिस इज हावर्ड फ्लोरे एंड अर्नस्ट चेन, ये दो साइंटिस्ट थे। फ्लेमिंग could not extract enough penicillin from the mold to use for treatment of patients. In 1938, Howard Florey, an Australian microbiologist, and Ernst Chain, a German chemist, and others at Oxford University pioneered the production of penicillin for human treatment. But they had to depend on pharmaceutical companies in the US to produce penicillin on a large scale. Penicillin was first released for widespread use in 1940s and it saved many lives during World War II। तो इन दोनों का बहुत ही बड़ा रोल रहा, जो पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक पोटेंशियल था उसको डिस्कवर करने में और इसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने में, ताकि लोगों के लिए उनकी डिजीजेस को क्योर करने के लिए इसका यूज किया जा सके। तो अब हम देखते हैं कौन थे। अभी हमने देखा आंस चीन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। They discovered its antibiotic value. Later on, it was used for the treatment of various types of diseases. It was extensively used for the treatment of American soldiers injured in World War II। तो सबसे सॉरी, लार्ज स्केल पे जो इसका यूज किया गया था, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में किया गया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर। उसके बाद जो है ये तीनों जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनको नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर दिस डिस्कवरी इन 1945। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, तीनों को ही ये नोबेल प्राइज मिला था। अब जो डिजीजेस बहुत सारी ऐसी हैं जो हम क्योर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, लाइक प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी। आज तक हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। 7,000 से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आज तक हम जो है नोन है हमें, हम डिस्कवर कर चुके हैं। एंटीबायोटिक्स को बेसिकली हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम which can kill or retard the growth of many different types of pathogens और बैक्टीरिया, जो अलग अलग टाइप के पैथोजन की ग्रोथ को रिटार्ड कर सकती है। नैरो स्पेक्ट्रम जो कि किसी स्पेसिफिक टाइप के माइक्रोब की ग्रोथ को रिटार्ड करे।
अब आ जाता है एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक किस तरह से माइक्रोब के ऊपर वर्क करती है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है बाय द डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होने देती, प्लाज्मा लेमा की रिपेयर नहीं होने देती, और उसमें प्रोटीन की फॉर्मेशंस को भी, दैट इज ट्रांसलेशन को भी इनहिबिट करती है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पोलीमिक्सिन, क्लोरोमाइसिटिन एंड टेट्रासाइक्लिन। हमारे पास बहुत तरह तरह की आज एंटीबायोटिक्स जो है अवेलेबल हैं, जिससे अलग अलग तरह की डिजीजेस का ट्रीटमेंट बहुत ही इजीली किया जा सकता है। अब जितनी भी ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स को जब भी हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, तो हम काफ़ी बड़ी बड़ी वेसल्स और फर्मेंटर्स में जो है इनका प्रोडक्शन करते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी वेसल्स जिनको कहा जाता है, उनमें इनका प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पे इन माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है, जो कि वहाँ पे इस तरह के केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं। फिर उसके बाद उन माइक्रोब्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, बाहर रिमूव कर दिया जाता है, और जो उन्होंने केमिकल क्रिएट किए होते हैं उनको लार्ज स्केल पे हम यूज़ करते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन माइक्रोब्स का ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्यों प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोब्स क्यों एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो आपने याद रखना है, ये उनके सर्वाइवल का एक मैकेनिज्म है। वो जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वहाँ पे बेटर सर्वाइवल के चांसेस क्रिएट करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम या जो भी उनके एनवायरनमेंट में उनका न्यूट्रिएंट है, फूड है, उसकी शेयरिंग उसको और किसी के साथ ना करनी पड़े। तो इसलिए वो अपने बेस्ट यूटिलाइजेशन जो भी उनका न्यूट्रिएंट है उसकी करने के लिए बाकी जो भी माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। थैंक्स एवरीवन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।